प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? सिंपल सा वेक्टर सम है ये, बस वो वेव में अप्लाई हो गया। वेक्टर सम है, वेव के साथ वो अप्लाई हो गया, बाकी और कोई भी इसमें नई बात नहीं है। कैसे है देखिए, दो वेव एक ही मीडियम में चल रही हैं, दो डिफरेंट वेव्स हैं और वो एक ही मीडियम में चल रही हैं। एक वेव मैंने ये बनाई, ये मीडियम में आगे बढ़ती हुई जा रही है। दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। मीडियम के पार्टिकल की ये अपनी नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। अब इसी मीडियम में एक और वेव चल रही है, इसी मीडियम में एक वेव और चल रही है किसी और डायरेक्शन में। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बनाऊं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये मैंने एरोज बना दिए, जिस डायरेक्शन में ये वेव आगे बढ़ रही है, जिस डायरेक्शन में ये वेव आगे बढ़ रही है, एरो मैंने बना दी। अब दूसरी एक कोई और वेव है जो किसी और डायरेक्शन में आगे चल रही है, इसी मीडियम में है, लेकिन डायरेक्शन उसकी डिफरेंट है। जरूरी नहीं है कि अगर दो वेव या तीन वेव हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, अलग अलग डायरेक्शन में चल सकती हैं। कैसे चल सकती है? सीधी सी बात यह है, आप यहाँ खड़े हुए हो, आप यहाँ खड़े हुए हो, एक बच्चा यहाँ खड़े होकर के बात कर रहा है आपसे और एक यहाँ खड़े होकर बात कर रहा है, तो एक एक वेव ये चल रही है, एक वेव ये चल रही। आपके इस पॉइंट पर जहां आप खड़े हो, एक वेव की डायरेक्शन ये है, दूसरे वेव की डायरेक्शन ये है, दोनों तक आपको आप तक पहुंच रही है ना। तो दो वेव चल रही हैं यहाँ, एक वेव मैंने बना दी, एक और वेव मैं बना रहा हूं, लेकिन वो किसी अलग डायरेक्शन में चल रही है और वेव भी डिफरेंट है। यहां देखना ध्यान से, इसकी वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड मैंने क्या बनाया, दूसरी वाली वेव बना रहा हूं, उसकी वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड में थोड़ा सा डिफरेंट ले रहा हूं। है डिफरेंट दोनों। अब इस वेव के मैं अगर मीडियम के पार्टिकल की नॉर्मल पोजीशन बनाऊं, दिस इज अ नॉर्मल पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। इस वेव की प्रोपेगेशन कहाँ है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अब अगर हम ध्यान से देखें कि मैं यहां खड़ा हूं और दो अलग अलग साउंड मेरे पास आ रही, तो मेरे यहां कान पर दोनों के इन्फ्लुएंस से पार्टिकल डिस्प्लेस रहेगा। मीडियम का ये वाला पार्टिकल रेड वाली वेव के कारण कहां जा रहा है, देखना ध्यान से। रेड वाली वेव तो इसे अपने साथ लेकर जा रही है इधर, है ना। इमेजिन करो कि ग्रीन वाली वेव है ही नहीं, तो रेड वाली वेव कहां लेकर जाएगी, ये रहा। ये डिस्प्लेसमेंट है y1 वेक्टर। और ये जो ग्रीन वाली वेव है, अगर ये रेड वाली वेव ना हो, यहाँ केवल ग्रीन वाली वेव हो, तो ग्रीन वाली वेव इस पार्टिकल को कहां लेकर जा रही है, अपने साथ लेकर जा रही है, ये रही। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट व्हाट, y2 वेक्टर। अब एक पार्टिकल पर दो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ही पार्टिकल को दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट मिल रहे हैं, एक ही पार्टिकल को दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट मिल रहे हैं। देखिए, ये दोनों वेक्टर्स में अलग बना लेता हूं, ये दो वेक्टर्स में अलग बना रहा हूं। एक वेक्टर तो ये है y1 वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, ये रहा y2 वेक्टर। तो अब ये पार्टिकल बेचारा कहां जाएगा, कहां जाएगा, ये जाएगा दोनों के इन्फ्लुएंस से दोनों के वेक्टर सम के इक्वल। तो दोनों का वेक्टर सम कैसे करोगे, रेड वाले वेक्टर के हेड से आप ग्रीन वाले वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ग्रीन वाले वेक्टर के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे कहां, रेड वाले वेक्टर के पैरेलल। ये लाइन कौन सी आई, ग्रीन के वेक्टर, ये पैरेलल कौन सी आई, रेड के पैरेलल। और अब ये इस पूरे के पूरे पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, दिस गिव द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। बस ये सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहला रहा है। क्या, कि जब दो या दो से ज्यादा वेव एक ही मीडियम में चल रही हैं, जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक ही मीडियम में चल रही हैं, तो किसी भी मीडियम के किसी भी पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट
दोनों वेव्स के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल है। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मीडियम इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय टू वेव्स इंडिविजुअली। अलग अलग दोनों वेव्स ने जितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया है उन दोनों डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल है नेट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का। सिंपल सी वेक्टर सम है और कुछ भी नहीं है। जब हमने उसे अप्लाई करा वेव्स के लिए तो वो बन गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब ये जो वेक्टर सम है जिसमें डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, ये स्कोप के बाहर है, हमारे 12th क्लास के स्कोप के बाहर है। हम इसका एक सिंपल रूप ले लेते हैं। यहां क्या है, दोनों वेव्स के डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन डिफरेंट है। एक ग्रीन वाली वेव चल रही है इस डायरेक्शन में और दूसरी वेव चल रही है किसी और डायरेक्शन में। दोनों के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन डिफरेंट है। ना तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, ना दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इनकी लाइन ऑफ प्रोपेगेशन डिफरेंट है। एक की लाइन ऑफ प्रोपेगेशन ये रहा, दूसरे का लाइन ऑफ प्रोपेगेशन कुछ और है। दोनों के लाइन ऑफ प्रोपेगेशन डिफरेंट है। हम इसका सिंपलेस्ट केस बना लेंगे, सिंपल केस की स्टडी करेंगे जब दोनों वेव का लाइन ऑफ प्रोपेगेशन सेम रहे। मतलब एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों वेव एक ही लाइन पर चल रही है। देखिए इसे डायग्राम को फिर से मैं ड्रॉ करता हूं। दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं एक ही लाइन पर। वो सेम डायरेक्शन भी हो सकता है और एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। एक वेव मैंने ये ड्रॉ करी, ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ वेवलेंथ ज्यादा हो गई, यहाँ कम हो गई। इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, किस लाइन पर आगे बढ़ रही है, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द लाइन ऑफ प्रोपेगेशन। और दूसरी एक और वेव है वो भी यहीं बढ़ रही है आगे, अलग टाइप की वेव है ये, जिसकी वेवलेंथ भी डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है। इस लाइन का इस वेव के लिए, सेकेंड वाली वेव के लिए लाइन ऑफ प्रोपेगेशन कौन सा है, सेकेंड वाली वेव के लिए भी लाइन ऑफ प्रोपेगेशन सेम है। दोनों के लिए सेम लाइन ऑफ प्रोपेगेशन है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि रेड ग्रीन वाली वेव ऐसे आगे बढ़ रही है तो रेड वाली वेव इसके पीछे आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, या रेड वाली वेव, ग्रीन और रेड दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है आगे, वो एक अलग बात होगी। लेकिन दोनों के लिए लाइन ऑफ प्रोपेगेशन सेम है। तो अब हमने एक कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन ले ली, when the line of propagation of two waves same, when the waves are propagating along same line, दोनों एक ही लाइन पर प्रोपेगेट कर रही हैं। तो इससे क्या आसानी हो गई, इससे आसानी क्या होगी, देखना जरा ध्यान से। अगर मैं ये वाले पार्टिकल की बात करूं तो रेड वाली वेव तो इस पार्टिकल को ले जा रही है ऊपर, और ग्रीन वाली वेव ले जा रही है इसे डाउनवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अगर मैं किसी और पार्टिकल की बात करूं, देखो जरा मैं ये वाला पार्टिकल की बात करूं, इस पार्टिकल की, तो रेड वाली वेव ले जा रही है इसे कहां, अपवर्ड ले जा रही है अपने साथ, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड दे रही है। और जो ग्रीन वाली वेव है ये भी इसे अपवर्ड ही दे रही है डिस्प्लेसमेंट, ये रहा, है ना। कहीं भी आप कंसीडर कर लो, कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, ये पार्टिकल ले लीजिए, ये वाला पार्टिकल लिया मैंने, तो ग्रीन वाली वेव ले जा रही है इसे ये अपवर्ड, ओके, और रेड वाली वेव इसे कहां ले जा रही है, रेड वाली वेव ले जा रही है डाउनवर्ड। चाहे वो एक ही डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, इनका जो डिस्प्लेसमेंट है एक ही लाइन पर है नहीं। इनका डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेव के कारण क्या है, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पर है, चाहे वो अपोजिट हो या एक ही डायरेक्शन में हो। तो अब इससे क्या फायदा हुआ, अब इससे क्या फायदा हुआ, पुराने जमाने की बातें हैं ये, अंग्रेजों के टाइम की, क्या कि दो वेव्स का, दो वेक्टर्स का जो सम है, वेक्टर्स का सम
याद करो कितना हुआ करता था, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। अंग्रेजों के जमाने की बात है? नहीं नहीं, जुरैसिक काल की, कोरोना काल से पहले जुरैसिक काल की बातें हैं, डायनासोर काल की बातें हैं। डायनासोर फिजिक्स में बड़े अच्छे थे, हुआ करते थे। तो अब यहां अगर आप लगाओगे इस इक्वेशन को, तो दोनों वेक्टर्स y1 और y2 वेक्टर्स, रेड वेक्टर और ग्रीन वेक्टर के बीच एंगल कितना है? 0। तो यहां cos की वैल्यू क्या आएगी? cos थीटा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और r इज इक्वल टू सिंपली आपका a प्लस बी बन जाएगा, है ना। और अगर इन दो वेक्टर्स के लिए लगाओगे यहाँ, तो दोनों के बीच एंगल कितना है? दोनों वेक्टर्स के बीच में, ग्रीन वेक्टर और रेड वेक्टर के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री है। और cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। और सिंपली क्या हो जाएगा? सिंपली r हो जाएगा आपका a माइनस बी। कितना हो जाएगा? तो मतलब r की वैल्यू कितनी होगी? a प्लस माइनस बी, या तो a प्लस बी होगी या a माइनस बी होगी। तो ये क्या कर लिया हमने? आसान कर लिया अपने लिए काम। बस यही आसान चीज आपके सिलेबस में। ये तो हुआ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। ये भी सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ही है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर है जबकि दोनों वेव्स प्रोपेगेट कर रही हैं अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन। दोनों के चलने का, दोनों के चलने वाली, दोनों एक ही पटरी पर चलने वाली ट्रेन है ये भी इसी पटरी पर चल रही है, ये भी इसी पटरी पर चल रही है, ठीक है। तो इस केस को हम एक नया नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं यंग्स सुपरपोजिशन। है ये भी सिंपल सुपरपोजिशन ही, सुपरपोजिशन का सिंपलेस्ट केस है, जिसे हम क्या बोलेंगे? यंग्स सुपरपोजिशन बोलेंगे। क्लियर है बात? पक्का? अब इसको हम मैथमेटिकली लेकर आते हैं, इंटरफेरेंस या यंग सुपरपोजिशन भी बोलते हैं, और इसको एक और वर्ड हम यूज करते हैं, सिंपल इंटरफेरेंस। या तो इंटरफेरेंस कह दो, या कह दो क्या? यंग सुपरपोजिशन। एक्चुअली है तो यंग सुपरपोजिशन, लेकिन उसमें भी उसे इंटरफेरेंस भी बोल देते हैं हम। इंटरफेरेंस तो एक्चुअली कुछ और है, लेकिन है तो ये तो है यंग सुपरपोजिशन, लेकिन इंटरफेरेंस क्यों बोल देते हैं? उसका एक रीजन है इसका, ठीक है। क्या रीजन है अभी बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि यंग सुपरपोजिशन को इंटरफेरेंस क्यों बोल देते हैं। अब इसकी हम मैथमेटिकल इक्वेशन निकालें। देखो देखिए ध्यान से, इस टाइम जो मैंने दोनों वेव्स बनाई हैं,